हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये वीडियो में मैं CSET जुलाई 22 में जो अब पास आउट हुए हैं और जो अब एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं उनको मैं गाइडेंस देने वाला हूँ। प्रॉपर सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक ही वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट आप इंश्योर करना कि आप वीडियो पूरा देखें। आई नो काफ़ी वीडियोस बनते हैं सेम टॉपिक पे, तो आप मतलब मल्टीपल वीडियोस देखते हो, ठीक है। बट ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मैं इसी वीडियो में दे दूंगा और कुछ चीज़ें आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आएंगी, धीरे धीरे पता चलेंगी। अभी एट द आउटसेट जब आप ईटी पास आउट हुए हो, अभी जितना आप समझ पाओगे, अभी जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना सारा मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CSET जुलाई 22 पास आउट जो है सर, उनके पास क्या चॉइसेस हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला है कि आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो, सिंगल मॉड्यूल, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो इन दिसंबर 22, ठीक है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप बोथ ग्रुप दे सकते हो, बोथ मॉड्यूल्स, लेकिन वो आप दिसंबर में नहीं दे पाओगे। उसकी एलिजिबिलिटी की डेट निकल चुकी है, वो 31 मई थी फॉर दिसंबर 22 एग्जाम्स, तो वो निकल चुकी है। तो अभी आप सिंगल मॉड्यूल के लिए ही एलिजिबल हो, दैट टू अगर आप 31 जुलाई तक रजिस्टर करवा दो तो। 31 जुलाई 2022 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन for CS executive to be eligible to appear in December 22 exam single module. Any one module आप दे सकते हो। दो मॉड्यूल्स होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, आपको पता होगा या आपको पता चल चुका होगा। तो दोनों में से कोई एक आप दे सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट और सिंगल में फर्क है। सिंगल मॉड्यूल के लिए आप अपेयर कर सकते हो। अब वो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट ही हो, आप डायरेक्टली पहले सेकंड ग्रुप भी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच नहीं है ये, बट धीरे धीरे जैसे बच्चे पास हो रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इट्स अ वाइज डिसीजन टू अपीयर फॉर ग्रुप 2 फर्स्ट रादर देन ग्रुप 1। और वो मैं आपको धीरे धीरे उसके प्रॉस कॉन्स सब बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सिंगल ग्रुप यू कैन अपीयर इन दिसंबर 22 एग्जाम्स। जिनको कोई भी अटेम्प्ट खाली नहीं जाने देना है, ठीक है, नहीं सर दिसंबर है मैं दे देता, ऐसे वाले जो लोग हैं ये दिसंबर 22 में सिंगल मॉड्यूल दे सकते हैं। वो आप चूज करो। मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा, जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स हैं वो मैं दोनों आपको बता दूंगा। डिसीजन आपका होगा। और जिनको रैंक लानी है, जिनको दिसंबर अटेम्प्ट मतलब काउंट नहीं होगा, अगर आप बोथ ग्रुप डायरेक्टली जून 23 में देते हो तो ये दिसंबर आपके इसमें काउंट नहीं होगा। काउंट कब होता है? जब आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म भर दिया मतलब अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाता है। अगर आप ये दिसंबर दे ही नहीं रहे, फॉर्म भी नहीं भर रहे, डायरेक्टली आप जून 23 पहले दे रहे हो बोथ ग्रुप, तो वो आपका पहला ही अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो उसका। तो आप दिसंबर स्किप करके डायरेक्टली यू कैन अपीयर फॉर बोथ मॉड्यूल्स इन इन जून 23, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है आपके पास, जो लोग रैंक लेना चाहते हैं या जिनको दोनों ग्रुप एक साथ निकालने हैं, क्योंकि एक साथ बोथ ग्रुप देने के भी बहुत फायदे होते हैं, आपने सुने ही होंगे। सेट ऑफ का बेनिफिट होता है सबसे मेन, कि एक आध ग्रुप में आपको एग्रीगेट में कम मार्क्स हैं और एक आध ग्रुप में एग्रीगेट से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो वो जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो आप कम मार्क्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल पासिंग बोथ ग्रुप मिला के आपको पासिंग चाहिए होती है। तो उसमें एक आध ग्रुप में कम भी रहा, एक आध ग्रुप में ज्यादा रहा, तो ज्यादा वाले मार्क्स कम वाले ग्रुप में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू विल पास। तो उसके मैं और एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है। चलो, पहले आप समझ लो कि भाई आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ठीक है। पहला चॉइस क्लियर है, सिंगल मॉड्यूल दिसंबर 22 या फिर बोथ मॉड्यूल इन जून 23, ठीक है। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है दैट इज 30 नवंबर 22, ठीक है। 30 नवंबर तक भी आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया CS एग्जीक्यूटिव का, स्टिल यू कैन अपीयर फॉर बोथ ग्रुप इन जून 23 एग्जाम्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गए रजिस्ट्रेशन के डेट, ठीक है। दीज आर रजिस्ट्रेशन डेट्स, ICSI रजिस्ट्रेशन डेट,
फॉर CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जाम फॉर्म अलग होता है, आई रिपीट एग्जाम फॉर्म अलग होता है, दिस इज ओनली रजिस्ट्रेशन। ICSI रजिस्ट्रेशन डेट फॉर CS एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? ऐसा है। तो ये अप्रोचेस हो गए। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, या फिर एक काम करते हैं, एक में डेट्स अलग अलग है, चलो एक एक करके करते हैं। बोलो, पहला ऑप्शन है सिंगल मॉड्यूल। सिंगल मॉड्यूल दिसंबर 22। अब आप फर्स्ट ग्रुप भी दे सकते हो या आप सेकेंड ग्रुप भी दे सकते हो। ठीक है सर, क्या फर्क है? दोनों में तो 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, बट काफी फर्क है। ठीक है, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं, 400-400 मार्क का पूरा पेपर होता है, 100-100 मार्क का इंडिविजुअल पेपर। अब इसमें फर्स्ट ग्रुप में आप पढ़ोगे कि इसमें एक ही MCQ पेपर है, MCQ बेस्ड पेपर एक ही है, बाकी 3 रिटन पेपर्स हैं। फिर सेकेंड ग्रुप में 2 MCQs हैं, MCQ बेस्ड पेपर, और 2 रिटन पेपर्स हैं। ठीक है, ऐसा उसका ब्रेकअप है। इन टोटालिटी 3 MCQ पेपर है आउट ऑफ 8 पेपर्स विच यू हैव, और 5 पेपर्स रिटन होते हैं। ठीक है, नाम मैं बता नहीं रहा क्योंकि नाम में क्या रखा है आपको कुछ समझेगा नहीं अभी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब इसमें मैं वही कह रहा हूं कि विजिबल एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहां 2 MCQ पेपर्स हैं, यहां सिर्फ एक ही MCQ पेपर है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि भाई जिनकी स्पीड कम है, अभी आपने टिक मार के ही पास किया है, तो आपने अभी तक लिखा नहीं है, CSET टिक मार के आप आ गए हो, बट लिखने में आपको एक एक्सपीरियंस होगा ही 12th का 11th का, कि रिटन में थोड़े से मार्किंग कम मिलते हैं, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका मेमोराइजिंग पावर, ये सब यूज में आ जाता है, और वो इतना अच्छा सबका नहीं होता। ठीक है, तो मार्किंग में फर्क पड़ता है। MCQ पेपर स्कोर करना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज उसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा मगअप करके सारा वहां पे लिख के नहीं आना होता है। ठीक है, रिटन पेपर्स में बहुत दिक्कत होती है, आप एज इट इज नहीं लिख पाते हो, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, आपकी लैंग्वेज, आपके ग्रामर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। बट MCQ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, MCQ पेपर इतना लेंदी नहीं होता, आपका पेपर छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। यस, उसमें अपने अलग ही चैलेंजेस हैं, MCQ के भी चैलेंजेस होते हैं, इतना इजी भी नहीं होता जितना मैं शायद आपको लग रहा होगा, जितना मैं इजी सोच रहा हूं उतना भी नहीं है। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है आए ख्याल में, मतलब एक्स्ट्रा मार्क डिडक्ट होते हैं फॉर नेगेटिव आंसर्स। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1 मार्क तो जाता ही है, एक क्वेश्चन गलत हुआ 1 मार्क का है तो 1 मार्क तो जाएगा ही ना, एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउट दैट एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। बट स्टिल अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें, दोनों के प्लस और माइनस को कंपेयर करें, स्टिल आई कैन से कि MCQ पेपर में स्कोर करना ज्यादा आसान होता है, कम एफर्ट्स में ज्यादा स्कोरिंग आप ले सकते हो, क्योंकि रिटन पेपर्स में मेहनत भी बहुत लगती है और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपका मार्किंग कितना आएगा, चेकिंग कैसी होगी, पेपर आपका कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, आपकी स्पीड, आपकी हैंड राइटिंग, बहुत ज्यादा चीजों पे मतलब वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक बैकग्राउंड हो गया, तो इसके वजह से थोड़ा सा एक सिंपलनेस आ जाता है। ठीक है, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, प्लस पॉइंट क्या है? 2 MCQ पेपर्स। फिर प्लस पॉइंट है कि लेस सिलेबस है, कवरेज जो है सिलेबस का वो कंपैरेटिवली ग्रुप 1 के मुकाबले थोड़ा सा सिलेबस कम है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ नहीं है, कोर सब्जेक्ट्स ज्यादा जो है, ज्यादा कोर सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप 1 में है, इसलिए उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और आपके पास दिसंबर 22 में अभी 5 महीने भी नहीं है, लेस देन 5 मंथ्स आपके पास पड़े हैं। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, फिर एक आप और अभी सुनोगे प्री एग्जाम OD-OP, ये सब भी आपको फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें भी आपका टाइम जाता है। फिर आपको रिवीजन के लिए भी टाइम रखना होता है, फिर आपको थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस, थोड़े बहुत टेस्ट, ये सब भी देने होंगे, उसके लिए भी टाइम रखना है। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये सब चीजें होती हैं, तो सिलेबस हल्का सा कम है, इसका फायदा होता है। ठीक है, जल्दी कम समय में आप जल्दी कवर कर जाते हो, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट, हर जगह टाइम बचता है। ठीक है, तो सिलेबस का जो लेंथ है वो थोड़ा सा
कम है ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का थोड़ा लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी करो या आप लेक्चर्स ले लो तो आपको ड्यूरेशन का डिफरेंस दिख जाएगा। जहां एक सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज 180 190 200 आवर्स का होता है ग्रुप 1 में, मतलब दो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, दो बड़े सब्जेक्ट्स में लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 180 से लेके 240 आवर्स तक भी होता है, और दो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनका 120 टू 150 आवर्स रहता है। तो नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रुप 1 का एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में सब लगभग ऑन सेम पार है, 120 टू 150 आवर्स के बीच में सबका ड्यूरेशन होता है। तो नंबर ऑफ आवर्स आपको थोड़े से कम देने होते हैं फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये बात है। और प्लस पासिंग का जो परसेंटेज है वो भी ग्रुप 2 का ज़्यादा है, पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, ठीक है। तो ग्रुप 1 में अब इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। फ्लॉज क्या है, नेगेटिव्स, कि इसमें आपको एसएलसीएम में हल्का सा डिफिकल्ट जाएगा, एसएलसीएम हल्का सा डिफिकल्ट जाएगा। देखो सीएमए होता है एक अकाउंट्स, वो तो अगर आप कॉमर्स के हो तो आपको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। एफएम तो पूरा नया ही है, वो तो नए सिरे से आप पढ़ते हो और उसके लिए कोई बेस की जरूरत होती नहीं है, तो आप जीरो बेस से ही चालू करते हो और वो आपको समझ में आ जाता है। उसमें हल्का सा मैथ्स आता है, हल्का सा मैथ्स आएगा, ठीक है, हल्का सा मैथ्स आएगा, उतना अगर आप संभाल लो तो वो भी काफ़ी इजी लगेगा। उसमें भी 25 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है, 75 मार्क्स का थेरीच होता है, तो बोलने के लिए वो प्रैक्टिकल है, बट 75 मार्क्स, 70 टू 75 मार्क्स का थेरी ही आता है उसमें। सेम गोज फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स में भी 70 थेरी चाहता है, हार्डली 30-35 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क्स प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। तो वो मैनेजेबल है, थेरी कंटेंट ज्यादा है, तो पासिंग में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। बट एसएलसीएम में क्या होता है कि आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे, आपके लिए पूरा नया सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, नॉर्मल कंपनी क्या होती है, उनके नॉर्मल रूल्स क्या होते हैं, थोड़े बहुत आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। हल्की पुल्की आपको होगी भी, बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन सीएसईटी में जितने भी थे, थोड़े बहुत ही हैं, बहुत ज्यादा था नहीं आपको, बट स्टिल थोड़ा बहुत बेस उसमें है, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। एकदम से आप सिक्योरिटी लॉ पूरी तरह से 100% कैच नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा और टीचर ऐसा चूज करना पड़ेगा जो बहुत ही बेसिक से पढ़ाए। क्योंकि हम काफी टीचर्स क्या होते हैं, एसएलसी हम जब पढ़ाते हैं ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, और काफी सारे कंपनी लॉ के जो बेसिक्स होते हैं ना वो हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते ऑनेस्टली, तो वहां हल्का सा आपको दिक्कत होगा, हल्के हल्के डाउट्स आएंगे और डाउट्स के थ्रू आपको वो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हल्का एफर्ट आपको एसएलसीएम में एक्स्ट्रा लगेगा, ईबीसीएल में भी बहुत ही माइनर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बट ओवरऑल ये जो एफर्ट्स हैं ये ग्रुप 1 के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। तो हल्के से डिफिकल्टीज आपको जाएंगे बिकॉज आप डायरेक्टली ग्रुप 2 पहले दे रहे हो, ठीक है। तो बस ये एक इंटरलिंकेज है कि भाई कंपनी लॉ पे एसएलसीएम डिपेंडेंट होता है, तो कंपनी लॉ स्किप करके आप डायरेक्टली एसएलसीएम पढ़ोगे तो हल्का डिफिकल्ट लगेगा, बट धीरे धीरे आपके जब कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे ना, कंसेप्ट बिल्ड करते गए बरोबर, तो फिर आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ग्रुप 1 मुझे कुछ खास प्लस पॉइंट नहीं दिखते हैं, माइनस पॉइंट एक्चुअली ज्यादा है। पहला माइनस पॉइंट कि एक ही एमसीक्यू है, तो यहां पे एग्रीगेट स्कोर करना बड़ी डिफिकल्ट है, एग्रीगेट स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं गलत नहीं हूं ये बोलने में कि मैक्सिमम बच्चे इसी कैटेगरी में अटके हुए हैं, आपको धीरे 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 पता चलेगा। लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट हो गए और वो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, अभी तक ग्रुप 1 ही दे रहे हैं, और मस्त तो देते रहे, दे रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट निकलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 पेपर रिटर्न है, 3 पेपर रिटर्न है, एक ही पेपर एमसीक्यू है, दैट इज टैक्स लॉ, और वो भी बहुत ज्यादा वास्ट है। उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स है, इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, तो बहुत वास्ट है। उसमें भी एमसीक्यू के बावजूद स्कोर करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब 2 सब्जेक्ट के बराबर एक सब्जेक्ट होता है कंटेंट वाइज, बहुत ज्यादा वास्ट उसका कंटेंट है, 240 टू 250 आवर्स का कंटेंट उसका नॉर्मली होता है, ठीक है। और तो वास्ट बहुत है, बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट क्या यार, वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन सा, टैक्स लॉ, और सबसे मेन आपका जो कोर है कंपनी लॉ, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट हैं,
180 से लेके कुछ टीचर्स 300 आवर्स तक भी इसके लेक्चर्स रखते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। तो ये एवरेज उसका ड्यूरेशन होता है, तो आपको कंप्लीट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। और बिलीव मी, 4-4, 5-5 महीने इनको सिर्फ कंप्लीट करने में लग जाता है, और आराम से इसको रिवाइज करने में तो आपको समझेगा ही नहीं कि शुरू कहाँ से करूं। 800 900 पेज के नोट्स होते हैं सबके, तो आप कंप्लीट करने में ही आपको 4-5 महीने लग जाते हैं, फिर उसको रिवाइज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो इसीलिए दिसंबर में जब आपके पास लेस देन 5 मंथ्स है, ग्रुप 1 मेरे हिसाब से बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, नवंबर एंड या दिसंबर तक तो आपकी फर्स्ट रीडिंग ही चलेगी, फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आप रिवाइज कब करोगे? आ रहा है ख्याल में? तो बहुत मुश्किल है, 4 से 4.5 महीने तो वो ले ही लेता है कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी आप रजिस्टर करोगे, सोचोगे भाई सेल्फ करूं या क्लासेस लूं। सेल्फ करोगे तो उसमें फिर आपको मॉड्यूल बुक्स सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, कि मॉड्यूल आने में भी आपको 1-1.5 महीना लग जाएगा। फिर क्लासेस अगर आप ऑप्ट करते हो तो क्लासेस को भी कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। आप कोई भी मोड ले लो, 4 महीने से कम की बैच होती नहीं है। चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, 4 सब्जेक्ट अगर आपको कंप्लीट करने हैं, वो 4-4.5 महीने चलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोगे तो भी दिन में 3 घंटे भी आप देखोगे एक सब्जेक्ट को, स्टिल इट गोज बियॉन्ड 4 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये उसके बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि यार एक तो बहुत वास्ट है, टाइम लगता है जो आपके पास है नहीं, ठीक है। आप समझो बात को, यहां पे आपके पास लेस देन 5 मंथ्स है, लेस देन 5 मंथ्स है। तो 5 मंथ्स के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि भैया बहुत वास्ट है, आप कवर नहीं कर पाओगे, एग्रीगेट स्कोर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े फ्लॉज हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 पेपर रिटर्न है। 3 पेपर रिटर्न के वजह से क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है, एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आप अटकोगे, 40 से आपका नीचे स्कोर आएगा। चलो सब में 40 आ गए तो फिर एग्रीगेट 50% आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं ये वैसे भी डिफिकल्ट है, और ये मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ना मानो, आप फीडबैक लो, आप अपने सीनियर्स से पूछो, 2-3 CSET जो पहले पास हो गए होंगे बच्चे, उनसे आप पूछो। मैं बता रहा हूं ये चीज मेरी, आप भले मत सुनो, मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ग्रुप 1 ही पहले सजेस्ट करते हैं फॉर नो रीजन, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहला ग्रुप है पहले दे दो, ऐसे लॉजिक देते हैं लोग। तो आई डोंट बोरो दैट लॉजिक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ग्रुप 2 ज्यादा बेटर है। ऑब्वियसली मेरे सारे सब्जेक्ट ग्रुप 2 में है, ये भी एक लोग कहेंगे आपको कि सर के सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में है तो सर ग्रुप 2 ही बोलेंगे, तो मैं खुद ही बता रहा हूं, ठीक है। यस, मेरे सब्जेक्ट ग्रुप 2 में है, बट इस वजह से मैं ग्रुप 2 सजेस्ट नहीं करता, आई हैव रीजंस फॉर इट। और आप जब पासिंग परसेंटेज देख लोगे, एज बेसिक एज पासिंग परसेंटेज, आपको दिख जाएगा कि डबल का फर्क है। जहां पे ग्रुप 1 का 8-10% रिजल्ट होता है, वहां पे 18-20% रिजल्ट होता है ग्रुप 2 का। तो डबल का फर्क है, थोड़ा सा फर्क नहीं, डबल का फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए काफी चीजें विजिबल है, ठीक है। तो मैं ग्रुप 2 पढ़ाता हूं इसलिए कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब एलिगेशन तो लगेंगे ही ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये है भाई, ऐसा पूरा आपका ओवरव्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप 1 करते हो पहले, अगर गलती से, तो आपका नवंबर एंड या दिसंबर, मतलब 21 दिसंबर से आपके एग्जाम है, डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, तो दिसंबर मिड तक तो आपका सिलेबस ही चलेगा, ठीक है। आपका सिलेबस ही चलेगा, और मुझे नहीं लगता आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, नो रिवीजन। और बिना रिवाइज किए पास होना तो नामुमकिन है आज की डेट में। और ये सब जितने भी आपके सीनियर्स हैं, जितने भी लोगों को आप पहचानते हो कि ये CS कर रहा है, वो CS कर रहा है, किसी से भी पूछ लो, बिना रिवीजन आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, वो भी 2 से 3 रिवीजन मिनिमम लगती है, उतना टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर है ग्रुप 2 में भी आपको डिफिकल्टी होगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही केक वॉक होगा, बट स्टिल मुझे लगता है 3 से 3.5 महीने में आराम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 3.5 महीने में आराम से हो जाता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वर्स्ट केस 5-10 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लो, छुट्टियां हैं, फेस्टिवल्स हैं, मैरिज सीजन हैं, 10-15 दिन काट लो, ठीक है। आपका मिड नवंबर तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, फर्स्ट रीडिंग,
और पूरा 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए बचेगा, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। एक ग्रुप के लिए 4 सब्जेक्ट्स के लिए 1 महीना मतलब काफ़ी है, ठीक है, सफिशिएंट है। तो ऐसा आपका रोड मैप होगा, ठीक है। जो भी है मतलब अभी तो पहले आपको, अगर आप दिसंबर दे रहे हो 31 जुलाई तक पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 31 जुलाई 2022, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि आप दिसंबर 22 के लिए एलिजिबल हो। और फिर आगे का मैं रोड मैप बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है, सेल्फ स्टडी या क्लासेस वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद जो आपकी फॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म की डेट ओपन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। 26 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक आपका फॉर्म ओपन हो जाता है फॉर दिसंबर 22। अलग से फाइल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन अलग है, एग्जाम फॉर्म अलग है, ठीक है। CACET में कंबाइंड रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फॉर्म होता है, बट यहां पे दोनों अलग अलग होता है। रजिस्ट्रेशन अलग होता है, उसकी फीस अलग होती है, और एग्जाम फॉर्म की फीस अलग होती है, ठीक है। तो अब सपोज मैं 25 सितंबर लास्ट डेट ले लेता हूं, क्या 25 तारीख को भरोगे या 24, 23, 24 उस रेंज में आप फॉर्म भरोगे। तो बिफोर दैट, बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइलिंग द फॉर्म, आपको 2 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। एक है प्री एग्जाम्स और एक है ODOP, ठीक है। ODOP आप नियरेस्ट जो भी आपका ब्रांच है ICSI का, वहां पे जाके आपको पूछना है कि भाई ODOP का बैच कब है, या आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन भी इसके बैचेस होते हैं, तो अगर आपको दिखते हैं तो आप ऑनलाइन भी 1 डे होता है, ठीक है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ODOP 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो 1 डे का ही है, कोई एग्जाम नहीं होती है, बस अटेंड करना है, सर्टिफिकेट ले लेना है। और फिर एक आता है प्री एग्जाम, ठीक है। तो सिंगल मॉड्यूल जो भी आप चूज करोगे उसके 4 सब्जेक्ट के आपको प्री एग्जाम देने पड़ेंगे। प्री एग्जाम जो है, नाम में मीनिंग है, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम के पहले एक एग्जाम देनी पड़ेगी आपको, MCQ बेस्ड रहती है, ऑनलाइन, घर बैठे बैठे दे सकते हैं अपन, ठीक है। घर बैठे बैठे MCQ बेस्ड पेपर होते हैं सारे सब्जेक्ट के। प्री एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स MCQ बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। ऑल पेपर MCQ बेस्ड होंगे, बस आपको 40 मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। पासिंग क्या है, ओनली 40 इन ऑल इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल पेपर में, आई रिपीट, हर इंडिविजुअल पेपर में 40 40 40 40, सब में 40 लाना है बस। उसमें एग्रीगेट पासिंग नहीं होती, चारों पेपर मिला के 200 मार्क्स नहीं लेने हैं, वो मेन एग्जाम में लेने, ठीक है। मेन एग्जाम की मार्किंग अलग होती है, प्री एग्जाम की मार्किंग मतलब पासिंग क्राइटेरिया अलग होता है, ठीक है। तो ये मैं प्री एग्जाम के लिए बता रहा हूं कि सारे पेपर के प्री एग्जाम MCQ होते हैं, और सारे प्री एग्जाम में सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ही लाने होते हैं। एग्रीगेट पासिंग प्री एग्जाम में अप्लाई नहीं होती है, वो सीधे मेन एग्जाम में अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेलिटीज आपको करनी है, इसमें भी आपका टाइम जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही आप दोनों कर लो, ये 2 फॉर्मेलिटीज आपकी हो जाएं, देन आप थर्ड है, आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो, ठीक है। 25 सितंबर तक आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो। अब इसमें लेट फी के साथ भी एक्स्ट्रा टाइम दिया रहता है, आई थिंक विदाउट लेट फी, ठीक है, नॉर्मल जो डेट होती है विदाउट लेट फी वो है 25 सितंबर, और विथ लेट फी भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, वो आएगा 10 अक्टूबर। 15 दिन आपको मिलते हैं, इनमें 15 दिन की गैप होती है। 15 डेज तक लेट फी भर के आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो। 10 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। तो आपका 10 अक्टूबर तक अगर आपने एग्जाम फॉर्म फाइल नहीं किया तो दिसंबर एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एग्जाम फॉर्म, और फिर डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड आ जाता है 11 दिसंबर को, 10 दिन पहले, और सीधे फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी 21 दिसंबर, ठीक है। दिस विल बी द अप्रोच, दिस विल बी द अप्रोच फॉर दिसंबर 22 स्टूडेंट्स, ठीक है। देख रहा है सब, देख सकते हो, सब लिख सकते हो, लिख लेना, लिख लेना बेटर रहेगा, क्योंकि यही चीजें फिर कमेंट्स में इधर उधर 10 लोगों से पूछोगे आप, जो कि चीजें मैं लिखवा के देता हूं वही बच्चे ध्यान नहीं देते, फिर इधर उधर पूछते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। सारी डेट्स मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। एग्जाम फॉर्म की डेट्स हैं
ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी मैं बता चुका हूं, और रजिस्ट्रेशन फी जो आप भरोगे उसके अंदर ओडीओपी प्री एग्जाम की फीस इंक्लूडेड होती है, वन टाइम ही होती है उसकी फी। रजिस्ट्रेशन जो आप कराओगे वो 5 साल तक आपका वैलिड होता है, 5 साल के बाद उसको रिन्यू करा सकते हैं, डिनोवो कहते हैं उसको। 2,000 रुपये लगते हैं, 2,000 रुपये भर के आप और आगे 5-5 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टाइम लिमिट की ज़्यादा टेंशन आप मत लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 5 साल तक रहेगा और उसमें भी और 5-5 साल 2,000 रुपये दे के आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है। चलो, तो ये मैंने आपको दिसंबर के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं जून 23, ठीक है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है, ठीक है। आई रिपीट, जून 23 ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है क्योंकि बहुत कम टाइम है। आप कोई भी सिंगल ग्रुप दो, स्टिल आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आप ईटी अभी पास हुए हो, आपको समझने में, सोचने में, प्री एग्जाम बहुत उसमें एरर्स आते हैं, टाइम लगता है, ओडीओपी बैच आपको नहीं मिलेगी, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा अगर आप दिसंबर का अभी एग्जाम देते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है जून 23, बोथ ग्रुप, लेकिन बोथ ग्रुप, ठीक है, सिंगल ग्रुप नहीं। जून 23 ही देना है तो भैया बोथ ही दो क्योंकि टाइम है, बोथ ग्रुप जितना टाइम है आप आराम से दे के अच्छे से पासिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में अब मैं एक टाइमलाइन बता देता हूं, ठीक है। बोथ ग्रुप में आपको कुछ करना ही नहीं है, चूज थोड़ी करना है, दोनों ही दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है आपका 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर के पहले आपको बस इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर हो जाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का ही होता है, ठीक है। दिसंबर वाले भी जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव का ही होता है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं होता, रजिस्ट्रेशन पूरे कोर्स का होता है, तो वो पूरे कोर्स का ही है, ठीक है, एक ही बार भरना होता है पूरे कोर्स का। फिर जो भी ग्रुप आपको देना है एग्जाम फॉर्म में वो भरना होता है कि आपको कौन सा ग्रुप का एग्जाम देना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर तक, उससे पहले कभी भी आप करवा सकते हो। फिर आपको मॉड्यूल्स आ जाते हैं 1.5 मंथ्स में। फिर इसके बाद जो है डेट आती है 25 सितंबर, जो लास्ट डेट होती है एग्जाम फॉर्म की, 25 मार्च लास्ट डेट होती है। तो 25 मार्च के पहले, बिफोर 25 मार्च आपको सेम दोनों फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा, सारे 8 पेपर के प्री एग्जाम्स पास करने हैं, और ओडीओपी पूरे कोर्स का होता है, एक ही होता है, उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं होता, तो बस ओडीओपी 1 डे का एक प्रोग्राम करना है, ठीक है। ये दोनों आपको करना पड़ेगा बिफोर 25 मार्च, ठीक है। और फिर जैसे ये दोनों फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो 25 मार्च के पहले ही आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एग्जाम फॉर्म के डेट्स हैं विदाउट लेट फी 25 मार्च, ठीक है। स्टार्ट डेट आती है 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट होती है 25 मार्च। और विथ लेट फी आप भर सकते हो 9 अप्रैल, ठीक है, 15 दिन आपको मिलते हैं, 9 अप्रैल तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और लगभग 1 जून से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1 जून 23 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 10 महीने आपके पास हैं, ठीक है। आराम से आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे डेट्स और सब चीजें आपको बता दी है मैंने, ठीक है। तो अगर आपको रैंक लाना है या आप बोथ ग्रुप एक साथ पास करना चाहते हो ताकि आपको ऑफसेट मतलब सेट ऑफ का फायदा मिले, जो मैं आपको कह रहा हूं ग्रुप 1 में हमेशा एग्रीगेट में मतलब आपको 400 में से 200 मार्क चाहिए होते हैं, बट आप 180, 190, 10 से 15 मार्क का शॉर्टफॉल बहुत कॉमन है। तो जब आप इंडिविजुअल सिर्फ ग्रुप 1 देते हो ना तो आप वही 10-15 मार्क्स से फेल हो जाते हो, पूरा ग्रुप आपको फिर से देना पड़ता है, अनलेस आपको किसी सब्जेक्ट में 60 प्लस ना हो, एग्जामिशन क्राइटेरियाज होते हैं, नहीं तो आपको सारे सब्जेक्ट फिर से देने होते हैं। बट अगर सोचो आपने ग्रुप 2 भी दिया हो और उसमें वो 10-15 मार्क आपने एक्स्ट्रा स्कोर कर लिए, तो वो 15 मार्क आप ग्रुप 1 के शॉर्टफॉल से सेट ऑफ कर सकते हो, आपके दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे। तो दोनों ग्रुप एक साथ पास करना ज्यादा आसान है 1 by 1 से। काफी बच्चों को लगता है 1 by 1 देते इजी पड़ेगा,
ईजी नहीं पड़ता भाई, टफ उतना ही है, टाइम डबल लग जाएगा और सेट ऑफ न मिलने की वजह से 10-10, 15 मार्क्स से 5-5 मार्क्स से लोग फेल होते हैं, तो वो अलग ही पेन है। ठीक है, उससे अच्छा आप एक आध वही दिसंबर ही स्किप करो, डायरेक्टली जून दो। 10-12 महीने अगर आपको मिल रहे हैं, आप आराम से बोथ ग्रुप एक साथ दे के पास कर सकते हो। ठीक है, फिर वो जो ग्रुप 1 का डिसएडवांटेज है ना, वो यहाँ नहीं रहता। 10-15 मार्क्स से जो एग्रीगेट रह जाती है, वो ग्रुप 2 से एक्स्ट्रा मार्क लेके आप सेट ऑफ लेके आराम से निकाल सकते हो। और दोनों मिला के 10 महीने में तो हो ही जाएगा ना। 5 महीने अगर मैं ग्रुप 1 को कहूँ, 3 महीने ग्रुप 2 को कहूँ, 5 और 3 8 महीने, 2 महीना रिविजन के लिए। समझ रहे हो, इसलिए कह रहा हूं 10 महीने इनफ है। 7-8 महीने, 8 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा 8 महीने में, और तकरीबन 1.5 से 2 महीने रिविजन के लिए लगते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट टाइम है, ज्यादा नहीं है, परफेक्ट टाइम है, जितना चाहिए होता है उतना टाइम है। अब अगर आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो, 1 अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, तो आपका बहुत अच्छा चांस है बोथ ग्रुप एक साथ पास करने का। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें थी। मॉड्यूल्स आने में टाइम लगता है सर। ठीक है, ICSI के जो मॉड्यूल्स आते हैं 1 मंथ मिनिमम लगता है, एंड इट कैन टेक अप टू 1.5 मंथ्स ऑल्सो। ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट। उसकी सॉफ्ट कॉपी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होती है, आप 2-2, 3-3 चैप्टर प्रिंट करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, सेल्फ स्टडी जिनको करनी है, तो आपको 1.5 महीना तो लग ही जाएगा मॉड्यूल्स आने में। आप सेफर साइड जो जो सब्जेक्ट्स आपको स्टार्ट करने हैं, उसके 2-2, 3-3 चैप्टर्स प्रिंट करके पढ़ाई स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो, तो ये सब है गाइस। ठीक है, आई होप मैंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं। ठीक है, और ओवरव्यू के लिए ही है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्री एग्जाम इस पे अपडेट्स आएंगे, काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए भी हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। प्री एग्जाम के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, इवन इट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। प्री एग्जाम ODOP के बारे में FAQs मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, तो उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिनको ज़्यादा डिटेल चाहिए, और ये सारे डेट्स उसमें दिए हुए हैं, तो आप मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। प्री एग्जाम ODOP जो भी डेट्स हैं वो सब के लिंक्स मैं आपको दे देता हूँ, तो आपके डेटाबेस में रहेंगे, आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये था गाइस। ठीक है, आप डिसीजन ले लो जल्दी, क्योंकि ड्यू डेट सामने है। ठीक है, और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच विचार में टाइम गवाओगे ना, तो टाइम निकलते जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, माइंड प्रिपेयर करके, प्रॉपर आउटलाइन बना के बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बहुत कम बच्चे पास होते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे ना टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में, क्या करूं क्या करूं, 10 लोगों से पूछेंगे, 15 लोग से पूछेंगे, तो वो टाइम वेस्ट करने के से क्या होता है ना, आपके पास होने के चांसेस उतने कम होते जा रहे हैं। जितना जल्दी आप डिसाइड कर लोगे, उतना पासिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उतनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। जितना भी अभी आप टाइम वेस्ट करोगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, ये पूरा 1 महीना आपके रिवीजन में से माइनस होगा। क्योंकि आप रेगुलर स्टडी तो माइनस नहीं करोगे ना, रेगुलर स्टडी तो पूरी हर बच्चे को करनी चाहिए, वो उसमें माइनस प्लस नहीं कर सकता। तो फर्स्ट रीडिंग का टाइम फिक्स है, आप कभी भी करो। पूरा टाइम जो माइनस हो रहा है, अभी जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐश कर रहे हो भाई, आराम, अभी बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। ये पूरा जो 1 महीना अभी आप वेस्ट करोगे, ये आपके रिवीजन के टाइम से माइनस हो रहा है ऑटोमेटिकली, और उतना कॉन्फिडेंस इसीलिए आपका लूज रहेगा रिवीजन के बाद। क्योंकि रिवीजन के लिए अगर 2-2.5 महीने बोथ ग्रुप के लिए मिल गए, बहुत ही अच्छी रिवीजन हो जाती है और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पास कर सकते हो। आए ख्याल में? तो प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक ठाक जितना टाइम आपको देना है, जितनी जल्दी टीचर्स से पूछना है, अपने सीनियर्स से पूछना है, फैमिली से कंसल्ट करना है, बस जल्दी करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कंसल्ट ही मत करो, खुद ही डिसाइड कर लो, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पूछना है, बस सब चीजें जल्दी जल्दी करनी है। विद इन फ्यू डेज आप जल्दी जल्दी सबसे पूछ लो, फीडबैक ले लो, डिसाइड कर लो, और नॉलेज लो कोर्स के बारे में, और एक्सपीरियंस लोगों का सुनो, और फिर आप डिसाइड कर लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। तो आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, और आप इस चैनल पे बने रहोगे, आई होप सो, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, CSCT वाले स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बारे में बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ, और मैं काफ़ी रिविजन वीडियोज़ भी
पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस एंड डू लाइक द वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी या मेरे जो भी सजेशंस हैं आपको काम के लगे होंगे, तो डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।